हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। रैंकर प्रैक्टिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपना डे 43 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 43। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इससे पहले आप डीपीपी नंबर 42 तक बहुत ही इजीली, इजीली तो नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ही मेहनत के साथ में आपने अगर सॉल्व किया है तो आई होप आप बहुत सारी बातें सीख चुके होंगे, है ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको हमेशा कहना चाहूंगा, हर वीडियो में कहता भी रहूंगा आपको, भाई अब देखो हमारे पास में क्या है कि हम इतनी सारी डीपीपी सॉल्व कर चुके हैं, तो मेन पर्पज क्या होना चाहिए कि सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, हर डीपीपी को आपको रिवाइज करते जाना चाहिए, है ना। एट द एंडिंग हम वेट नहीं करेंगे कि पहले सारी हो जाएंगे और तब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे, है ना, ऐसे नहीं ना। अब साथ के साथ रिवाइज भी करते जाओ। मान लो कि कहने का पर्पज क्या है, आज आप डीपीपी नंबर 43 कर रहे हो, अब मैं आपसे डीपीपी नंबर 1 से लेकर के 10 की कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछी जाए, डीपीपी 1 से लेकर डीपीपी 10 तक की कोई प्रॉब्लम पूछी जाए, अब आपको मान लो वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं सॉल्व नहीं हो रही है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि भाई ये सब पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक, आपने पढ़ा, आपने सीखा और आप भूल गए, वाह क्या बात है। मतलब आपने पढ़ा, आपने सीखा और कुछ समय आपने निकाला और आप भूल गए, तो क्या फायदा पढ़ने का। एग्जाम तक हमें सारी बातें याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है ना, बहुत ज्यादा जरूरी ये है। चलो तो ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की डीपीपी को देखते हैं, क्या इस डीपीपी के अंदर क्या खास है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक है, वाह। इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भर भर के दे दिए आपको ना। ऐसा क्यों दिया? ऐसा इसलिए दिया था क्योंकि एक बार आईआईटी ने क्या पूछा था कि आपको पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी एक पेपर था, उसके सिर्फ 2 ही पैटर्न रखे होते, उसने 10 इंटीजर टाइप दे दिए और 10 आपको शायद उसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स वाली प्रॉब्लम्स थी, भर भर करके, मतलब 2 ही टाइप की प्रॉब्लम पूछी थी, है ना। 10 से मतलब कि कुछ इस तरह 2 सेगमेंट में पूछा हुआ था ना। ओके बच्चों, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलो तो ठीक है, 8 हमारे पास में इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, 2 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक बात है। बाद में इसका आंसर की दे रखा है नाउ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से, ठीक बच्चों ना। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम को अब बड़े ध्यान से आप अगर आपने समझा है तो क्या दे रखा है, लेट। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है इन ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। पहली बात तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्या होता है, क्यूबॉइड, ठीक है, इसी को बोलेंगे ना। ऑफ एज ए बी सी, जिनकी लेंथ कितना ए बी सी दे रखी है। लेट L1 L2 L3 बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एज, कोई एक एज ले लिया, एंड ए सॉलिड डायगोनल नॉट इंटरसेक्टिंग इट। सॉलिड डायगोनल से मतलब क्या था, मैन डायगोनल। मैन डायगोनल जब आपने पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट जब आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे मान लो कि एक क्यूब ले लिया एक बार को, तो आप पढ़ते हैं कुछ तो एज डायगोनल पढ़ते हैं, एक बॉडी डायगोनल पढ़ते हैं, आप बॉडी डायगोनल, इस एंड को इस एंड से मिलाया। तो आई थिंक इसके बारे के अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, सॉलिड डायगोनल नॉट इंटरसेक्टिंग एज, है ना, वो बात समझ गए होंगे। आगे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी बराबर 96 है, ऐसा कुछ गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1/L1 स्क्वायर प्लस 1/L2 स्क्वायर प्लस 1/L3 स्क्वायर। पहली बात, L1 L2 L3 फाइंड आउट करना है। भैया लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा। अब देखो हमारे पास 3 लेंथ दे रखी है, तो मुझे तीनों निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि भाई रिजल्ट बड़ा सिमेट्रिक बनेगा, तो मैं एक निकाल लूंगा और उसके बाद में क्या कराऊंगा, सिमिलरली L2 एंड L3 के बारे में बोल देंगे। आई होप अब आपको यहाँ तक की सारी बात क्लियर हुई और आपको ये बात भी समझ में आ गई, अब प्रॉब्लम थोड़ा आसान है। ठीक है, तो पहले तो हम बनाते हैं डिब्बा। डिब्बा इन द सेंस कि ये पैरेललोपाइड बनाते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। एक रेक्टेंगल बनाया, दूसरा रेक्टेंगल बनाया, ठीक, पैरेललोपाइड है ना, तो यहां से ऐसे कुछ इनको ज्वाइन कर दिया, ये आप जानते होंगे अच्छे ढंग से, ठीक है ना, ऐसे कुछ आपने ज्वाइन किया ना। अब मैं बात करता हूं, देखो ये साइड लेंथ के बारे में मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे मान लेता हूं मैं, थोड़ा अलग ढंग से बनाते हैं ना, इसमें थोड़ा फील कम आएगा। ओहो, यहां से कुछ ऐसे लेते हैं,
इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। ऐसा क्यों बनाया? अब देखो सब ऊपर से देख रहे हो ना, ये मेरे अंदर का पॉइंट है, मतलब जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये सब ये इनिशियली दिखाई दे रहा है, ये अंदर का पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि उसको ओरिजिन आपने ले लिया ना, ये बात तो समझ गए होंगे कि ओरिजिन वगैरह मान लें। ये वेक्टर ए मान लेता हूँ और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। ये हमने वाई एक्सिस ले लिया और ऊपर हमने जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिया। अब इसकी साइड लेंथ को मैं ए मान लेता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ए कॉमा जीरो आ गया। इस साइड लेंथ को मैंने बी ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जीरो आ गया। इस साइड लेंथ को हमने जीरो सी ऐसे सी ले लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गया ना, ठीक बात है। अब एक पॉइंट भी हम यहाँ ले लेते हैं और ये ओरिजिन आपने यहाँ ले लिया ना। ऐसे आपने किया होगा अगर आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस किया और आप रियल आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक आप इतनी सारी बातें तो जानते होंगे, है ना। यहाँ से आपने से ज्वाइन कर लिया। अब देखो मुझे करना क्या है कि जैसे मान लो कि अभी एक हमारे पास मैन डायगोनल आ गया ना, सॉलिड डायगोनल आया। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक एज ले लेता हूँ, मान लेते कि मैं ये वाली एज पकड़ लूँ, ठीक है। अब इस एज का, अब देखो ये एज आ गई हमारे पास है बिटवीन एन एज, एक एज तो हमारे पास ये रही, तो ये एज हमने पकड़ लिया, ये हमने डायगोनल पकड़ लिया। इस एज का इस डायगोनल से लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। ओके, दोनों का लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपके पास दो स्क्यू लाइंस हैं, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, मुझे वो वाला तरीका लगाना है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये लाइन ही तो है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। आप ये वाला एज पकड़ लो या फिर आप ये वाली एज पकड़ लो, है ना, कोई सी भी एक एज पकड़ लेते हैं ना। ये वाली एज नहीं ले सकते और ये वाली एज नहीं ले सकते, है ना, ठीक है। तो अभी के हिसाब से हमने ये वाली एज ले ली। ओके, तो इतनी बात मुझे क्लियर हुई है ना। ओके बच्चों, ना अब बात को आप समझिए ना। अब देखो मैं क्या है, ओपी लाइन की अगर इक्वेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये ओपी लाइन है और इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट तो आप समझ गए होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट बी है और जेड कोऑर्डिनेट सी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, यहाँ एक्स है, वाई है और ऊपर की साइड चलेगा ना। पॉइंट बी के चलो कोऑर्डिनेट आपने ये लिख दिया, ए कॉमा बी कॉमा सी किया। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन लिखना बड़ा आसान बात है ना। चलो हमें इक्वेशन से मतलब नहीं, इस लाइन के अलोंग वेक्टर से मतलब है, तो इस लाइन के अलोंग वेक्टर कितना आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट बी आ जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएगा। इस लाइन के अगर मुझे इक्वेशंस लिखना है, इक्वेशन से तो मतलब नहीं था मुझे, पॉइंट से मतलब है ना, कारण आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ले लिए, इसके अलोंग में वेक्टर लिखता हूँ। वेक्टर कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1, इस लाइन के dr, बी तो जीरो हो जाएगा और जीरो वाला पार्ट यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक। अब देखो आपको जब डिस्टेंस निकालना होता है तो आप करते क्या है, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर देखते हैं, मान लो इस लाइन के अलोंग वेक्टर n1 है, इस लाइन के अलोंग आप एक वेक्टर पकड़ते हैं n2 है, तो इसके अलोंग वेक्टर कितना आएगा, n1 क्रॉस n2 आएगा। ये बात आपको समझ में आई है ना, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई ना। उसके बाद में आप फिर करते क्या है, इस लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लो ये पॉइंट ए ले लिया, इस लाइन पे मान लो पॉइंट बी ले लिया, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो ना। आप ए बी वैक्टर निकालते हैं और ए बी वैक्टर का इस नॉर्मल के अलोंग, मान लो ये एन वैक्टर ले लिया आपने, आप प्रोजेक्शंस लेंगे, तो ये प्रोजेक्शन लिया अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे और ये हमारे पास क्या आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब मुझे करना क्या है, इस लाइन पे ये पॉइंट ए अपने आप में ओरिजिन की तरह काम कर रहा है, तो ए बी वैक्टर अगर मैं लिखूं तो देखो ए बी वैक्टर तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, बी माइनस ए लिखेंगे, तो हमने क्या किया, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आई कैप। बी माइनस ऑफ जीरो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो बी जे कैप आ गया, प्लस जीरो माइनस ऑफ जीरो कराएंगे तो जीरो टाइम्स ऑफ के कैप आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए बी वैक्टर, ठीक। अब क्या है, हमने एन वेक्टर लिखा, एन वेक्टर लिखते हैं ना, एन वेक्टर कितना आएगा, एन वन क्रॉस एन टू आएगा ना, दोनों का मैं एन वन क्रॉस एन टू यहाँ निकालते हैं, एन वन क्रॉस एन टू वेक्टर हमने यहाँ निकाला, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एन वन को आप आई जे और के तो पहले हमने यहाँ लिख लिया, एन वन वैक्टर हमारे पास में कितना आ रहा है, ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के, ये आ जाएगा,
ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में कितना आएगा, a00 आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है ना, ये आई तो हटा देंगे, आई जे के यहाँ से हट जाएगा ना, आई इसको उधर मल्टीप्लाई किया, इसको उधर मल्टीप्लाई किया, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस टाइम्स ऑफ जे कैप। इसको छोड़ेंगे तो इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए सी यहाँ से आ गया, प्लस टाइम्स ऑफ के कैप। इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास में कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ए सी जे कैप यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ ए बी के कैप यहाँ से आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आया और हमने इसको लिख दिया ए सी जे कैप, तो हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ ए बी के कैप यहाँ लिखा। अपॉन में हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ हम क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा ना। चलो अभी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया। ठीक है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो बी का जे के साथ डॉट लेंगे तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। अपॉन में यहाँ से हमने ए को यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली मेरे पास ये कितना आ गया, बी सी आ गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। ठीक है, ये आया हमारे पास एक शॉर्टेस्ट लेंथ L1, ये आया कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। अच्छा, एक लेंथ हमारे पास ये निकल के आया। अब सिमिलरली आप क्या कराएंगे, दूसरा डायगोनल बनाएंगे, तीसरा डायगोनल बनाएंगे, है ना। ठीक है ना, हमारे पास में जब हमें लेंथ लिखना रहेगा तो अब देखो, आप सिमिलरली क्या कर सकते हैं, एक बात मैं ये बोल सकता हूं कि सिमिलरली L2 अगर मान लो कि मैंने ऐसे नोटेशंस को ध्यान दिया है तो यहाँ कितना आएगा, ए सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं L3 निकालूंगा तो ए बी बी सी, और एक ए बी वाला ले लेते हैं ना, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये अंडर रूट में आ गया। L1 L2 L3 हमारे पास ये आ गए। अब जो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, 1/L1 स्क्वायर प्लस 1/L2 स्क्वायर प्लस 1/L3 स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1/L1 स्क्वायर प्लस 1/L2 स्क्वायर प्लस 1/L3 स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। जब 1/L1 स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप जब इसे करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 1/B स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/C स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/L1 स्क्वायर। सिमिलरली L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर निकालेंगे, सब दो दो के टर्म आएंगी, तो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाए। अच्छा, आपसे इसका मिनिमम पूछा है तो एग्जैक्ट आ रहा है। अब आप प्यारे बच्चों एक बात आप समझो, आप लोगों को अच्छे ढंग से पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ये कैसा आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसा आता है कि नहीं आता, आता है गुरुजी, अच्छे से याद है ना, नहीं याद है तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां से एक बात क्या बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ, ये कुछ ऐसे लिखा है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस जैसा, कितना आ जाएगा, ए इंटू बी, तो कितना आ गया 1/AB आया प्लस 1/BC यहाँ से आया प्लस 1/CA यहाँ से आया, ये से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, सही बात है। ठीक, अब देखो आप यहाँ से बात को समझिए, ये एक्चुअली क्या दे रखा है, 1/BC प्लस 1/CA प्लस 1/AB दे रखा है ना, मतलब ये तो दे रखा है, मतलब इसके वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 96 गिवन है, तो दैट इक्वल्स टू कितना है, 96 है। तो ये पूरा पोर्शन कितना होना चाहिए, 96 का डबल कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो 2 यहां से आ गया, 18 और 19 12, अरे गजब, 18 19 192 आ गया है ना ये ऐसा आ जाएगा 192, मतलब ये वाला जो पोर्शन रहेगा एक्चुअली क्या रहेगा, 192 के इक्वल रहेगा या 192 से बड़ा ही जाएगा। ओके समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो कितना आएगा इसका आंसर, 192 आ जाएगा ना, फर्स्ट का आंसर कितना हुआ, 192 हुआ। अब देखो आपको प्रॉब्लम को देखकर कैसा लग रहा होगा, शायद बड़ा प्रॉब्लम था, नहीं नहीं बड़ा नहीं था, ये तो मुझे एक्सप्लेन भी करना था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता था, 5 6 7 8 मिनट लग सकती है, बट ये सब प्रॉब्लम ना 3 मिनट में 4 मिनट में आप हार्डली सॉल्व कर सकते हो ना। ओके बच्चों, ना मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अगली प्रॉब्लम को भी बड़े ध्यान से समझना, आप बहुत ही ध्यान से समझना ना, अच्छा प्रॉब्लम है, प्यारा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, लेट P be a point on y equals to x with positive coordinate such that कि एंगल APB इज मैक्सिमम, एंगल APB इज मैक्सिमम है।
ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी ए बी इज इक्वल टू आर, देन द वैल्यू ऑफ √2 इज आर इज इक्वल टू, पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ ए कॉमा बी आर 1,0 एंड 8,0 दे रखा है। अब देखो बात को समझिए, बात को बहुत ध्यान से समझना कि देखो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, थोड़ा रियलिस्टिक सा डायग्राम बनाता हूँ। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,0, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक लाइन हमारे पास कुछ ऐसे जा रही है, y इक्वल टू एक्स की ये लाइन है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, पॉइंट P इस लाइन पर है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए पॉइंट P को आपने यहां लिखा, तो देखो सर्कल कुछ ऐसे बनाओगे, तो एक सर्कल आपने ऐसे बनाया, मैं थोड़ा सा बना रहा हूं और फिर बाद में चलो इसे रफ भी कर देंगे। ये मानते चलते हैं कि ये सर्कल है, ऐसे सर्कल बनेगा। फिर धीरे धीरे सर्कल को आप बड़ा करते गए कि ऐसे 2 पॉइंट से पास करते हुए इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, ऐसे करके सर्कल जाएगा। फिर क्या होगा, एक केस ऐसा आएगा कि सर्कल कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में यहां पर ये टच कर रहा होगा ना, और ये पॉइंट P होगा, ठीक है। ओके, पॉइंट P ऐसा होना चाहिए ना। अब क्या है कि यहां पर पॉइंट P है ना, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि एंगल APB है ना। अब देखो इस केस में जब रहेगा तो एंगल APB जो कैसा आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, ठीक, जब इसे टच करेगा। अब क्या है, आई होप आपको यहां तक की बात तो समझ में है ना। एंगल APB इस तरह केस होगा, मतलब जब इसको टच करके जा रहा होगा ना, तभी ऐसा बनेगा। एक ही केस ऐसा आएगा ना, और एक केस ऐसे नीचे की साइड भी आ सकता है ना। बट अभी उसने क्या बोला है कि बाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखो हमारे पास में क्या है, ये वाला पॉइंट आया है ना, पॉइंट P ये है। मान लो इसके दोनों कोऑर्डिनेट बराबर आएंगे, एक्स का वैल्यू भी लैम्डा आएगा, वाई का वैल्यू भी लैम्डा आएगा ना। चलो अभी लिख नहीं रहे क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है। पहला काम तो मैं क्या करता हूँ कि 2 पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल लिखूंगा। जब सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो पहले तो हमने क्या लिखा, फैमिली ऑफ सर्कल लिखा है ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पास से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल ए एंड बी। कैसे लिखते हैं हम, एक्स माइनस, इसको डायमीटर लेते हो पहले सर्कल लिखोगे x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, 8 आया, प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0, कितना आ जाएगा, y माइनस 0 वाई माइनस 0, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ इस लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आया, लेमडा टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास में आ गया, एक सर्कल आया। अच्छा, इस सर्कल को अगर ध्यान से देखें, कलर को भी चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो यहां से आ गया, माइनस ऑफ, पहले वाई स्क्वायर का टर्म लिख लेते हैं, एकदम बढ़िया से लिखते हैं ना। एक्स स्क्वायर, सर्कल को डायरेक्ट सिमेट्रिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स का टर्म आएगा, माइनस का 9x आएगा, फिर वाई का टर्म आएगा, हमारे पास लैम्डा वाई आ जाएगा, प्लस फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये सर्कल आया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि वो केस में निकालना है जब सर्कल कैसा हो, इसको टच कर रहा हो ना, क्योंकि इस केस में क्या रहेगा, APB मैक्सिमम आना है ना। तो सर्कल मान लेते हैं कि सर्कल जो है टचेस लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अगर y इज इक्वल टू एक्स की लाइन को टच कर रहा है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। और इसका सेंटर में लिख लेता हूं, यहां से सेंटर आ जाएगा 9/2 कॉमा λ/2 माइनस ऑफ λ/2, ये आ गया सेंटर 9/2 माइनस λ/2। और रेडियस अगर मुझे लिखना है तो रेडियस कितना आ जाएगा भैया, रेडियस आ जाएगा 81/2, तो हमने यहां से 4 लिखा, प्लस साइन ऑफ λ²/4 यहां से लिखेंगे, माइनस ऑफ 8 हमने यहां लिखा, ये इसका रेडियस आया। अब क्या है कि सर्कल इसको टच कर रहा है, इस लाइन को, तो कंडीशन क्या लगाएंगे हम, P इज इक्वल टू R, ये वाली कंडीशन आप लगाओगे, ठीक है। अब P इज इक्वल टू R आपने लगाया तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, तो 9/2 तो हमने यहां से लिखा, y का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, λ/2 हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। रेडियस कितना आ रहा है, ये इसका रेडियस आया 81 माइनस 81/4 हमने यहाँ से लिखा, तो ठीक है, -32 यहाँ से करेंगे,
चलो बाद में कर लेते हैं। 81/4 यहाँ से लिखा, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 हमने यहाँ से लिखा, और -8 हमने यहाँ लिखा। ये आ गया हमारे पास ना, फाइनली ये आया ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से आंसर निकालते हैं ना। मेनली करना क्या है, मुझे रेडियस आर निकालना है। तो ठीक है, आर तो हमारे पास ये लिखा हुआ, मतलब एक लैम्डा निकालना है ना। लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन है ही हमारे पास ना, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम बड़ा आसान हो गया है ना। इसका मैं एक काम करता हूँ, मॉड तो है ही, स्क्वायर रूट कर देते हैं पहले, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, सॉरी स्क्वायरिंग है ना। स्क्वायरिंग कराएंगे तो 9 का कितना आ जाएगा, 81 यहाँ से आ जाएगा, प्लस साइन यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 18 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, बाई 4 करेंगे तो 4 तो यहीं से आ ही जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा, एक 2 का टर्म भी आ जाएगा। इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना आ जाएगा, 81/4 यहाँ से आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 यहाँ से आ जाएगा, और -8 यहाँ से आ गया ना। ये टर्म आ गया हमारे पास ना। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। ओके, तो बड़े ध्यान से समझिए बात को। 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 81 तो यहाँ से आ गया, प्लस लैम्डा स्क्वायर यहाँ से आया, प्लस 18 लैम्डा यहाँ आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 टाइम्स तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 यहाँ से आ जाएगा, और 16 यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, -16 यहाँ से, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हो गई ना। अब देखो पॉइंट को समझो, लैम्डा स्क्वायर, रेट लैम्डा, सभी टर्म्स को मैं एक साइड लेके जा रहा हूँ। एक तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -18 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है ना। अब कैलकुलेशंस करते हैं, पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। अच्छा 81 यहाँ से जाएगा, तो इसे 81 यहाँ से आ गया, 81 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 तो यहाँ से 11, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया तो 6, सॉरी 7 यहाँ आ गया, एक यहाँ चला गया तो 1 यहाँ पर आया। ठीक है, 17 आ गया ना, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 17 इक्वल टू 0 आया। ठीक है, 17 के दो फैक्टर्स करते हैं कि ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो लैम्डा -1 आ जाएगा, और एक लैम्डा -17 आ जाएगा। ये आएगा ना हमारे पास, ये वैल्यू आया ना। एक तो क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा, और एक लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की दो वैल्यू जाएंगी। एक बात क्लियर होगी ना। ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात ठीक है। तो लैम्डा की दो वैल्यू आई, तो इट मीन हमारे पास दो सर्कल्स आ रहे हैं ना, दो सर्कल्स आ रहे हैं। तो अब देखो पॉइंट समझना कि अब हम यहाँ से चलते हैं, लैम्डा का वैल्यू एक, हाँ तो बच्चों देखो हमारे पास क्या हुआ, लैम्डा का दो वैल्यू आ गए, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आया, एक लैम्डा इक्वल टू 17 आया है ना। अब देखो, अब यहाँ से मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मीन्स हमारे पास दो सर्कल पॉसिबल होंगे ना। ठीक है, और मैक्सिमम वाला केस को भी समझाते हैं आपको ध्यान से। मतलब देखो, अब बात को समझिए, अगर सेंटर के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट मीन की सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, एक सेंटर C1 मान लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू मैंने 1 रखा तो -12 आ गया। दूसरा अगर मैं सेंटर की बात करूं तो दूसरा सेंटर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू तो 9/2 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17/2 आ जाएगा ना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं ना। अब मेरी बात को आप यहाँ से बड़े ध्यान से समझना, इस वाली साइड को मैं थोड़ा सा नीचे से हटा देता हूँ ना। देखो बात को समझिए, एक सेंटर आ रहा है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट तो 9/2 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट आ रहा है -12। दूसरा सर्कल आ रहा है जिसका सेंटर है x 9/2 -17/2। ठीक है, अब देखो बात को समझिए कि 1,0 यहाँ कहीं लिखा हुआ है, 8,0 यहाँ कहीं लिखा हुआ है। सेंटर कहाँ आएगा, इस लाइन पे मिड पॉइंट पर आ रहा है, और एक सेंटर हमारे पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, एक y इक्वल टू एक्स की लाइन कुछ ऐसे जा रही है। अब देखो हमें क्या करना है, पॉइंट P निकालना है, जिसके लिए क्या आना चाहिए, मैक्सिमम APB एंगल मैक्सिमम आए। तो पहली बात तो देखो, दो सर्कल ऐसा एग्जिस्ट करेंगे। एक सर्कल तो ये एग्जिस्ट करेगा, इसका सेंटर यहाँ आ रहा है, इस लाइन पर चलेगा सेंटर। ठीक है, तो इस लाइन पे चलेगा तो एक सर्कल तो हमारे पास कुछ ऐसे आया, ऐसे ये सर्कल आया, ये मान लेते सर्कल ही है ना, जिसका सेंटर है। एक सर्कल तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास ये आएगा। तो दूसरा क्या रहेगा, सर्कल जिसका सेंटर कितना आ रहा है, -17/2 आ रहा है बाई कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना है, 9/2 आया। ये सर्कल कुछ ऐसे जाएगा, और ये कुछ ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे आया।
अब देखो यहाँ पर जब एंगल आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरह का नैरो बैंड जैसा कुछ बनेगा ना, ठीक, जिससे डिस्टेंस दूर होता जा रहा है ना और ऑब्ट्यूस एंगल बनाता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल कैसा आना है, मैक्सिमम आना है ना। तो वैसे भी क्या सवाल ने बहुत सारी बातें वो क्लियर कर रखी थी कि भैया हमारे पास में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब बाई कोऑर्डिनेट कैसा है इसका, पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव कब रहा होगा, जब लैम्डा का वैल्यू, जब सेंटर ऊपर की साइड रहा होगा, मतलब ये वाला सेंटर ना लेकर के मैं ये वाला सेंटर लूंगा, मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा इसके लिए, 1 आ रहा है ना। ठीक, तो ये बात आपको समझाने वाली बात है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब आपसे पूछा गया था रेडियस पूछा था, तो रेडियस अब हम यहां से निकालेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पर रेडियस अगर मैं लिखूं, चलो आर, अब रेडियस लिखते हैं। आर इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, 81/4, तो यहां से दे दिया प्लस साइन ऑफ लैम्डा का वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1/4 यहां से आया, माइनस ऑफ 8 यहां से आ जाएगा ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 82 यहां से आ गया, माइनस 32 यहां से आया, अपॉन में 4 यहां से आया, 82 2 तो हट गया, 50 यहां से आ जाएगा, 50 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 5√2 आ जाएगा, 5√2 तो यहाँ से आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 5/√2 आया। रेडियस कितना आ रहा है, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 5/√2 आ जाएगा, और √2 आर आपको शायद निकालना था, तो √2 आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए, √2 आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, बिल्कुल सही है ना। ठीक बच्चों ना, तो आई होप आपको सेकंड नंबर का प्रॉब्लम भी ढंग से क्लियर हो गया होगा, और इसमें जो सीखने समझने वाली बात थी आप उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से कैच कर पाए होंगे ना। नाउ तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट सिखा देता हूं, और उस पॉइंट को आप क्या करना, खुद ही प्रूफ करना है एक बार, है ना। प्रूफ करना बहुत आसान बात है, आप वेरिएबल्स ले लेकर के प्रूफ कर सकते हैं ना। ठीक है, सवाल को पहले पढ़ते हैं और सवाल की फिर कहानी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, लेट ए पी बी लाइज ऑन दिस इलिप्स। ठीक है, इलिप्स पे लाई कर रहा है, सच दैट ए बी इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ए बी क्या फोकल कॉर्ड है। आई का देखा है टेंजेंट एट ए एंड बी टू द इलिप्स। ए और बी पे हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इंटरसेक्ट एट ई। भाई एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, इट मीन कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। और वो डायरेक्ट्रिक्स में क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है, 4,2 दे रखा है ना। ठीक है, तो मैं आपको एक रफ डायग्राम साथ के साथ बनाते हुए चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक ऐसे इलिप्स है, ये एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट हमने बी ले लिया। ये हमारे पास में क्या, ए बी एक फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कराया है, यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कराया है। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे लाई करेगा, पहली बात डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कितना गिवन है, ई गिवन है, 4,2 ये दे रखा है। ठीक, पहली बात तो आपको ये मालूम चली। दूसरी बात, ए बी पॉइंट तो ले लिया, पी लाई ऑन दिस इलिप्स दे रखा है ना, ठीक है ना। आज भी देखा, एंड ए पी इंटरसेक्ट करस्पॉन्डिंग फोकस एट 4,2 4,-2। तो ए पी, मान लो कि पॉइंट पी हमने यहां लिखते हैं, पॉइंट पी। तो अब हमने कलर थोड़ा चेंज करते हुए ए पी एक लाइन ऐसे बनाया, ए पी लाइन। ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करस्पॉन्डिंग फोकस, एक्स कोऑर्डिनेट देखो दोनों का सेम आ रहा है, मतलब वो यही इंटरसेक्ट कर रहा है, 4,-2 ना। ये आ गया, ये पॉइंट पी है। आगे उसने बोला है कि एंड बीपी इंटरसेक्ट, और ये बीपी जो है ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एट जी, भाई करस्पॉन्डिंग फोकस पे, सॉरी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पर है ना, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट कितना, अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, ये इसका डायग्राम बनेगा, और ये पॉइंट जी है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास में क्या दे रखा है, पी पॉइंट दे रखा है। अब देखो कुछ कुछ बातें हैं, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो, पहला मैं कुछ कुछ बातें आपको बोल रहा हूं, मैं सारी बातें प्रूफ नहीं करूंगा ना। पहले अब प्रॉब्लम के कुछ पॉइंट समझ लेते हैं ना। पहला पॉइंट तो आप ये समझो, मान लो कि ये हमारे पास में इलिप्स है ना, इलिप्स जैसा है नहीं पर इलिप्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और ये फोकस है। पहली बात तो देखो, आपको एक पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पर आएगा ना। एक पॉइंट तो ये आ गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर 2 आप समझिए, पॉइंट नंबर 2
किन किन बातों का ध्यान रखना है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट आता है इट सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट करस्पॉन्डिंग फोकस, यहाँ 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये आगे अगर गया तो यहाँ पर भी अगर एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, ये टेंजेंट कुछ ऐसे गई और ये टेंजेंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना, भाई ये वाला पोर्शन भी कितना बनाएगा, पोर्शन ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा, है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाले तो वो कितना आ जाएगा, फोकस आएगा। पॉइंट नंबर 2 में तो ये बात रही। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है ना, ये प्रॉपर्टी है ना। एक और प्रॉपर्टी के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि अगर मान लो कि ये इलिप्स है, ठीक, पॉइंट नंबर 3 को बहुत ध्यान समझिए ना। इलिप्स आपने फोकल कॉर्ड ले लिया ए और एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। मान लो आपने एक एपी ऐसे कॉर्ड बनाया, मान लेते हैं कि ये किसी एक पॉइंट पे जाके कट कर रहा है, ए डैश पॉइंट पे जाके कट किया। बी पे जाके आपने ऐसे बीपी एक कॉर्ड लिखा और मान लेते हैं करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स को बी डैश पे जाके कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके इसने कट किया। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को बच्चों बहुत ध्यान से समझना कि, और ये फोकस है। अब काम का पॉइंट क्या है कि ये तो आपने पढ़ा होगा, इसको आप प्रूफ भी करना है। ये थिंक आपके लिए एक टास्क है कि सोचना बेटा कि कैसे हो रहा है ना। हिंट भी बता देते हैं साथ के साथ कि हिंट आप क्या कर सकते हो, फोकस से एट रैंडम एक पॉइंट लेते हुए आप सॉल्व कर सकते हो ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो, मतलब एक स्टैंडर्ड इलिप्स ले लिया आपने, ए कॉमा 0 फोकस ले लेंगे, है ना। पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 मान लिया, तो हमने बी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना। इन दोनों ए लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख करते हुए, मतलब पॉइंट पे ले लिया है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हुए अपना आगे जब सॉल्व कराएंगे तो पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जो एंगल बनेगा ए डैश एस और बी डैश, ये जो एंगल आएगा वो कैसा आएगा, π/2 आएगा। ये बात को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 है ना। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि भैया ये वाला जो पॉइंट है ये यहां से गया और ये पॉइंट यहां से ज्वाइन किया, ये जो एंगल है ये कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं और ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, तो ये आपको टास्क है ना। अब देखो हमारे पास में क्या है, कुछ बातें मैंने आपको बता दी ना, प्रूफ तो मैंने ये भी नहीं किया कि ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 है ना, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 1, 3 पॉइंट की हमें जरूरत लगेगी, है ना। अब मैं देखो अपने सवाल पर आता हूँ, अब प्लीज बड़े ध्यान से इस बात को समझना। कई बार तो हो सकता है आपको यही डाउट हो कि सर ये कैसे हो रहा है। अरे यार ये हो रहा है, अभी आप इस बात को याद रख लीजिए ना, क्योंकि एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए ना। नहीं पता था तो कोई बात नहीं, पता खोने के बावजूद भी आप क्या करोगे, इसको याद ही कर लोगे, है ना। भाई ये पॉइंट तो हम स्टैंडर्ड पढ़ते ही है थ्योरी में, है ना। दूसरा पहला पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 था वो भी हम थ्योरी में पढ़ते ही है। पॉइंट नंबर 3 इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए ना। नाउ अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पर, सवाल पर आते हैं। पूछना क्या चाह रहा है कि भाई अब देखो हमें क्या करना चाह रहा है कि आपसे पूछना चाह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x दे रखा है। पहली बात तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास, तो x कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेगा क्योंकि इस लाइन पर चल रहा है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं तो बीटा ही मान लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट आप समझिए कि अब आपको करना क्या है कि 4 बीटा और ये सब बीटा आपको निकालना है ना, यही पूछा है आपसे, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा तो पता है, बीटा निकालना है मेनली। अब देखो आपको अगर एक पॉइंट ये मालूम चल जाए, आपको ये भी पता है, देखो अब मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले जस्ट आपको ये बताया ही था, कलर को थोड़ा चेंज करते हुए ब्लू कलर में ना, कि ये जो लाइन है ये हमने ज्वाइन किया और एक पॉइंट हमने ये ज्वाइन किया, यहाँ एंगल कैसा आएगा, 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री, है ना। अब मान लो कि मुझे किसी भी तरह से फोकस के अगर कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए, तो इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2, तो मैं क्या करूंगा, कंडीशंस लगा दूंगा m1 m2 बराबर -1। अब मेरा मेन मुद्दा क्या हो गया कि भैया ये फोकस मालूम करना, और फोकस आपको पता ही है, इस वाले पॉइंट से क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा इस लाइन पर फोकल कॉर्ड पे, वो अपने आप में क्या होगा, फोकस होगा, क्योंकि ये एंगल 90, ये एंगल 90 बना हुआ है। अब हम एक काम करें क्यों बच्चों कि 4,2 से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। इसे कोऑर्डिनेट x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं। लाइन क्या है, x माइनस वाई बराबर 0। वे कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, आप याद रखते हैं ना, x1 माइनस 4 अपॉन में x कोऑर्डिनेट, x कोफिशिएंट है ना, और y1 माइनस
तो y1 प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा y कोफिशिएंट -1 आया, माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पॉइंट को लाइन में पुट किया, माइनस एल डैश है ना, 4 माइनस ऑफ -2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, अपॉन में ये कितना आ जाएगा सॉरी 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 ना, पॉइंट ये है ना 4,2, सॉरी बच्चों सॉरी बच्चों सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो जाती है अभी इतनी सी देर में ना, 4,2, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 -2, चलो पूरी बात ही लिखते हैं, तो 4 -2 हमने यहां लिखा, अपॉन में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x1 का अगर मैं वैल्यू अगर लिखूं तो 1 यहां से गया तो -1, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 इधर जाएगा, तो x1 का वैल्यू तो 3 आ गया। y1 का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो +1 यहाँ से आया, 2 इधर गया तो 3 आ गया, सेम ही आना चाहिए था ना, सही बात है ना, x1 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 3 आया, तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है 3,3 आया। अब तो आपको इतनी सारी बातें पता है ना, तो प्रॉब्लम बड़ी छोटी हो जाती है, अगर आपको सब नहीं पता है ना तो फिर सोचते रहो बेटा ना। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब बीटा निकालना है, तो ठीक है m1 m2 -1 ये वाली कंडीशंस लगाते हैं, तो यहाँ से स्लोप लिखते हैं बीटा -3 अपॉन में 4 -3, तो कितना आ गया 1 आया, इस लाइन का स्लोप लिखा। अब इस लाइन का स्लोप लिखते हैं, 3 -2 करेंगे तो 5 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में कितना कराएंगे 3 -4 किया, सॉरी 3 -2 5 यहाँ से आ गया, 3 -4 करेंगे तो -1 आ रहा है, और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास m1 m2 इक्वल टू कितना है -1 आया। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5 बीटा यहाँ से बन गया, माइनस का 15 यहाँ से बना, और दैट इज +1 यहाँ से आ गया, मतलब अगर मैं बीटा की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा 16/5 आया। 16/5 को डिवाइड कराएंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 0.1 बचेगा तो 0.2 यहाँ से आ गया, बीटा का वैल्यू कितना है 3.2 आया। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू 3.2 आया, तो अब इतना आया, तो आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ था, 4 + 7 ये तो 7.2 आ जाएगा, क्या आंसर आएगा थर्ड का 7.2, थर्ड का आंसर आएगा 7.2, सही जवाब है ना। ओके बच्चों ना, आई होप आपको थर्ड प्रॉब्लम को देखो सीखते सीखते बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही अजीब सी प्रॉब्लम लगी होगी, कैसे मुझे प्रॉपर्टी पता होगा तभी आप कर पाओगे, तो ये प्रॉपर्टी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो तभी प्रॉब्लम ना आसान, देखो यहाँ तक सॉल्व करना बड़ा आसान था, अगर ये सब पता था, तो मुझे नहीं पता था तो बड़ी ही समस्या थी बच्चों, बड़ी ही समस्या ना। ओके, थर्ड के बाद में हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम, इसमें तो देखो देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए। अरे ये क्या हुआ, हाँ इसको क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा तो भाई एक बात समझ में आती, किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, इतना तो पता होगा किंग एंड ऐड। तो हमने क्या किया भैया, किंग प्रॉपर्टी लगाया और साथ में ऐड किया। ठीक है ना, तो आई इक्वल टू अगर हम बात करें किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हमने किंग प्रॉपर्टी भाई कौन सी है, अरे भैया ये वाली प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी कहते हैं, 0 to a f of x dx, ये पता होगा यार आप लोगों को, चलो लिखते हूँ एक बार, f of a - x dx। ठीक है ना, 0 to π/3 तो हमने यहाँ लिखा log ऑफ, और देखो हमेशा लॉग वगैरह कभी दिख रहा हो, कभी इस तरह का टर्म हो, तो हमेशा किंग प्रॉपर्टी ही लगाओ, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। √3 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा π/3 माइनस ऑफ x लिखा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लॉग। अब क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पाई इंटू एक्स की जगह मैं लिखूंगा π/3 माइनस एक्स माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ π/3 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर dx। ठीक है ना, ये हमने लगाया और ऐड भी करना है, चलो पहले ऐड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना। 0 to π/3 तो मैंने यहां लिखा, लॉग ऑफ यहाँ बेस टू यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ऑफ √3, तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं tan a, tan 60 कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, माइनस ऑफ tan x यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b, तो √3 यहाँ से आ जाएगा और tan x यहाँ से आया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इस वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया ना। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो आ जाएगा π²/9 यहाँ
सॉरी 3 यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ पाई एक्स यहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ से जब स्क्वायरिंग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 9 आएगा। तो यहाँ से कट हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा, माइनस का 2 पाई एक्स अपॉन 3। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस का 2 पाई एक्स, और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, सही किया ना, पाई स्क्वायर बाय 9 है। ठीक है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 3 एक्स स्क्वायर तो माइनस। ठीक है ना, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। नाउ आई इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 3, तो यहाँ तक जाएंगे। लॉग ऑफ हमने यहाँ से लिखा 2 यहाँ पर आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 एक्स, तो यहाँ से आया। अच्छा, ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का रूट 3 एक्स तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 3 और प्लस 1 तो ऊपर तो 4 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ रूट 3 tan x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, पाई एक्स ही बना। ठीक है, माइनस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर यहाँ से बनेगा, और इसका होल स्क्वायर बन रहा है, और डी एक्स बना। ठीक है, तो शायद सेम ही टर्म आ गया ना, पाई एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड कौन से करते हैं, ये तो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों को ऐड किया तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, 2i, फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब दोनों को ऐड कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तो आ जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 3, ये वाला पार्ट तो कॉमन आया, पाई एक्स माइनस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, एक तो ये लॉग वाली टर्म आ जाएगी, लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 3 एक्स, तो यहाँ से आ गया रूट 3 tan x, प्लस साइन ये करके आएगा। तो अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा क्या है, log 4 माइनस ऑफ ये पूरा टर्म आ जाएगा ना, सेम क्वांटिटी आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, कट जाएगा, मतलब फाइनली ये कुछ आया। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात को अगर कहूँ आप लोगों से, तो 0 टू पाई बाई 3 तो हमने यहाँ लिखा, ये log 4 बच रहा है। log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 है ना। चलो पूरा ऐसे करते हुए, कांस्टेंट है बाहर भी निकाल दिया, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 आ जाएगा, और बेस तो ई चलेगा ना, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, बेस 2 दे रखा है ना, बेस 2 चल रहा है ना, बेस 2 है तो बेस 2 यहाँ रहा, बेस 2 यहाँ रहा, तो ये तो 2 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा ना। ओके, अब अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बचा, 0 से लेके पाई बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा। अब ये आ गया पाई एक्स माइनस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और डी एक्स। अब बच्चों आपको इसको इंटीग्रेट करना है, और फाइनल आंसर आप यहाँ से निकाल दोगे, 2i यहाँ से आया, 2 से 2 कट जाएगा, log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसकी स्क्वायरिंग ओपन करना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आप आगे आप फाइनल आंसर निकाल लेना, सही आंसर आएगा। कहीं गलती आ रही है तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो ना। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ओके बच्चों ना, थर्ड प्रॉब्लम इसका आंसर नहीं निकाला, चलो ठीक है ना, आ जाएगा आंसर ना, आई एम श्योर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया ना, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आसान सा प्रॉब्लम था ना, क्यों दिया था आसान सा प्रॉब्लम भाई, 4 एंड 5 देखो आसान प्रॉब्लम आई। मतलब पहली 5 प्रॉब्लम्स में से अगर आप समझो, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है इन एग्जाम, भाई पहले मैं 5वीं करूंगा, फिर मैं चौथी करूंगा, और फिर मैं तीसरी 1 2 3 में से देखूंगा, क्योंकि मुझे एग्जाम के अंदर स्कोर करना मैटर करता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये मैटर ज्यादा नहीं करता मेरे लिए, थोड़ा बहुत तो मैटर करता ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है दिस इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, एक द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता है, पैरेलल टू दिस लाइन। चित्र बनाओ हमेशा, ये प्लेन है, इसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, एंड पैरेलल टू दिस लाइन, अच्छा दो लाइनों के पैरेलल है, पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, ऐसा कैसे संभव होगा, हाँ संभव है ना, एक लाइन ऐसे चली जाएगी मान लो कुछ। क्या आप मेरी बात समझे, ये क्या लिख दिया मैंने ना, क्या अगर मैं आपको डायग्राम समझा पाऊँ, देखो ऐसे समझो डायग्राम, अगर आप मेरी बात को डायग्राम में कैमरा दिखाई देता है तो ऐसे आ गया, दो लाइन है ना, एक लाइन ऐसे मान लिया और एक लाइन कुछ ऐसे मान लो, पैरेलल है ना, पैरेलल टू दिस ना। चलो ठीक है, चित्र से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, चित्र से समझो, इसको मैं रफ कर देता हूं, ऐसे ये प्लेन मान लिया,
एक लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही है पैरेलल। मान लो दूसरी लाइन कुछ ऐसे पैरेलल है ना, ठीक है, ऐसे है ना, ये पैरेलल है, मतलब एक कॉपी आपने ली, दो पेनों को आपने किसी एंगल पे रख लिया ना, पैरेलल टू दिस, है ना। ओके, मैंने बहुत आसान से प्रॉब्लम हो गया। क्या दे रखा है आगे हमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें लिखना है। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए। प्लेन पे एक पॉइंट तो मुझे पता है -1,2,0, और प्लेन के नॉर्मल के dr चाहिए। तो भाई इस लाइन के अलॉन्ग मुझे वेक्टर पता है, इस लाइन के अलॉन्ग मुझे वेक्टर पता है, दोनों लाइन पता है। तो अगर ये वेक्टर n1 मान लेते हैं और इसके अलॉन्ग वेक्टर a मान लिया, और n1 n2 ले लेते हैं। चलो n1 ले लिया, इसके अलॉन्ग वेक्टर n2 ले लिया। इन दोनों का जब क्रॉस निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, n1 क्रॉस n2 ऐसे आएगा, और ये कैसा होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो पहली लाइन के अलॉन्ग ये वेक्टर आया, दूसरी लाइन के अलॉन्ग ये वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हमने वेक्टर n निकाला है ना, वेक्टर निकालते हैं परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, n1 क्रॉस n2। ठीक है, तो यहां से हम जब लिखेंगे तो n1 क्रॉस n2, तो यहां आ जाएगा i j और k कैप। ठीक है, i का वैल्यू कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 3 0 -1 यहाँ से दे दिया, और यहाँ से दे दिया 1 2 और -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, एक ही लाइन में यही सॉल्व करते हैं। आई यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप हमने यहाँ से लिखेंगे, इसको माइनस का 3 यहाँ से आएगा, प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ से बन जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ के कैप अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ से आ जाएगा 6, ये आ जाएगा ना। तो हमारे पास में कितना आ गया, 2 आई कैप यहाँ से आया, प्लस का 2 जे कैप यहाँ से आया, प्लस का 6 के कैप यहाँ से आया। ये वेक्टर आ गया ना। अब मुझे क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है, तो आपको पता होगा शायद इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आ जाएगा, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ठीक है, जिसको a डॉट n को आप कांस्टेंट d ले लेते हैं ना कई बार, है ना। अब देखो r डॉट n अगर मैं लिखूं तो r डॉट n का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 2i प्लस 2j प्लस 6k। r डॉट n इक्वल टू a डॉट, a कितना आ रहा है हमारे पास, पॉइंट आ रहा है -i प्लस का 2j प्लस ऑफ 0 k कैप डॉट n, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, डॉट n वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से, 2i प्लस ऑफ 2j प्लस 6k कैप। ठीक है, तो r डॉट ऑफ समथिंग, ये सब तो लिखा हुआ है, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 4 यहाँ से आया, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 ही आ जाएगा ना। अच्छा, 2 यहाँ से कॉमन भी आ रहा है, तो चलो यहाँ से i यहाँ से बचेगा, j यहाँ से बचेगा, और 3k यहाँ से बचेगा, और यहाँ से 2 कैंसिल होकर के 1 बच जाएगा ना। माइनस का 2 और प्लस का 4 सही है ना, हाँ ठीक। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 1। r का वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड की कैप ले लिया, तो ये प्लेन आना चाहिए, x प्लस वाई 3z बराबर 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा, 1 1 3, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका सम, है ना। कंपैरिजन से तो 5 आ गया हमारे पास, a प्लस सी 5 आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था, आंसर से देखते हैं, फिफ्थ, पांचवे का पांचवा आंसर आया, सही है ना। ओके बच्चों ना, आपने फिफ्थ प्रॉब्लम इसको भी समझ लिया बहुत ही अच्छे ढंग से ना। ये दोनों प्रॉब्लम आसान थी और सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम थी एडीपीपी के अंदर। अब आते देखो मजेदार प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे सोचेंगे, ये आप समझ सकते हैं सारी बातें अनुभव से। अनुभव मतलब इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस, ठीक, और ऑब्जर्वेशंस। तो समझे है ना, जिन बातों को मैंने बोला है, अनुभव, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस, इन बातों को आप समझ लेना ना, ये की वर्ड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। लेट z1 z2 z3 z4 बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, पावर 4 में इक्वेशन है तो 4 रूट तो आएंगे आएंगे ना। अच्छा, इस बात से मतलब नहीं है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा ना, z x में लिख दो, कोई एक ही बात है वो ना। वो सोचे क्या z अगर देखे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही सोचते हैं, नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। पी जेड क्या दे रखा है, बी ए पॉइंट दे रखा है ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, अब तो फिर मानना ही पड़ेगा ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर है तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया ना। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्योरली रियल भी हो सकता है ना। ओके, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। अब देखो पहले तो आप ये समझिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज टू पावर एक्स है, तो देन 8x पूछा हुआ है। अब देखो पहले तो मेरे एक सवाल को आप समझिए, पहले तो आप इस बात का मतलब समझिए कि लिखा क्या है कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन। प्रॉब्लम बात की बात है अभी, है ना।
मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड थ्री प्लस जेड माइनस जेड फोर। पहले तो आप ये समझो ना, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर 4 पॉइंट थे, इसका मतलब क्या डिस्टेंस है, इसका मतलब डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस और डिस्टेंस है ना, जेड का जेड वन से डिस्टेंस, जेड का जेड टू से डिस्टेंस। अब देखो पॉइंट समझो, 4 पॉइंट है ऐसे अलग अलग बिखरे हुए हैं, जेड वन है, एक जेड टू है, एक जेड थ्री है, एक मान लेते हैं जेड फोर है, ठीक है। अब एक पॉइंट जेड ऐसा है जो इनका चारों पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है, मिनिमम आए, ठीक है। एक पॉइंट जेड ऐसा है इनके चारों पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम आए। मान लो जेड ऐसे अपने ये लिखा कि भाई ये एक डिस्टेंस बना जेड माइनस जेड वन है ना, जैसे जेड माइनस जेड फोर ये बना, ये बना, ये बना, ऐसे चलो ये डिस्टेंस बन गया। क्या ये डिस्टेंस क्या मिनिमम डिस्टेंस आएगी क्या, जेड का सभी पॉइंट से डिस्टेंस, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड फोर जैसे ये लिखा हुआ है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, ये डिस्टेंस मिनिमम है क्या? नहीं 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 नहीं, ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं आएगी भाई। मिनिमम कब आएगी? मिनिमम तब आएगी जब मैं इसको पहले यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि बहुत ज्यादा सारे डायग्राम ना बनाने पड़े मुझे, और आप कुछ ही छोटी सी बातों में आप मेरी बात को समझ जाए। भैया ये मिनिमम तब आएगा जब पहले आप बनाओगे एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बनाओ, और मिनिमम आने के लिए भैया ये कहाँ होना चाहिए, डायगोनल के, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होना चाहिए, तभी ये कैसा आएगा, मिनिमम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल आता है क्यों आएगा मिनिमम, ये बढ़िया सवाल है ना, ठीक, ये आप खुद सोचना ये आप खुद सोचना है ना, और हिंट देता हूं, नेट पे सर्च करके देखना कि किसी भी पॉइंट का 4 पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम आए तो आपको हिंट मिल जाएगा। और हिंट दूं तो सवाल ही हो जाएगा फिर तो ना, चलो ठीक है ना, अभी तो हम नहीं बता रहे हैं ना, इतना ही बताते हैं। चलो तो आपने पहले तो एक की कंसेप्ट सीखा इस सवाल का, सवाल अभी बाकी है। अब आते हैं अपने सवाल पर। जेड वन जेड टू जेड थ्री 4 इसके रूट है ना, पहली बात तो इसके रूट दे रखे 4, तो रूट आपको निकालने पड़ेंगे। रूट ऐसे करके 4 पॉइंट एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, एक पॉइंट जेड थ्रू डायगोनल का ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मिड पॉइंट नहीं कह रहा, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट, डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जेड, तभी वो डिस्टेंस कैसा आएगा, मिनिमम आएगा, है ना। ओके चलो समझा देता हूँ ना भाई, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस का सब मिनिमम आए तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, और ये तीनों पॉइंट भी कोलिनियर होने चाहिए, तभी तो बनेगा, और फिर ऐसे क्वाड्रिलेटर बन जाएगा ना। चलो हिंट देके समझा दिया ना। अब क्या है कि मेनली तो अब आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस बात को तो कर देता हूँ नीचे, अब जरूरत नहीं है। अब आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे यार? अब देखो इस इक्वेशन में खास बात है, z पावर 4 है, यहाँ 16 है, ठीक है 16, और बाकी सब आयोटा 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 मुझे रखा है। अच्छा एक काम करें, यहाँ 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं, तो यहाँ 16 बनेगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आपको खुद ही सोचना था कि z माइनस ऑफ 2 आयोटा का पावर 4 अगर करे, भैया ये इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है 16 के साथ में ना, यहाँ जब कराएंगे तो पावर 4 कराएंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 16 आ जाएगा, आयोटा पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो यहाँ तक एक हर्डल था, यहाँ तक पहुंचना। ये मैं कैसे पहुंचा, एक अनुभव से और एक प्रैक्टिस से, थोड़ा सा सोचा हमने यहाँ तक, तब पहुंच पाए, 1 प्लस आयोटा यहाँ लिखा। अब बात आती है, देखो प्रॉब्लम, अब आगे की बात को अब समझते हैं कि z माइनस ऑफ 2 आयोटा अब हमने यहाँ लिखा। अब मैं यहाँ से इसका 4th रूट निकालूंगा तो 1 प्लस आयोटा पावर में कितना आ जाएगा, 1/4 आया, यहाँ से तो √2 बना, इसको पोलर फॉर्म में लिखा, ई पावर आयोटा यहाँ से कितना लिखोगे, π/4 लिखोगे, और उसमें आप एक 2r पाई ऐड कर दोगे, तभी जाकर के सारे सॉल्यूशन आ पाएंगे। ऐसे पोलर फॉर्म ऐसे लिखा, और 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, 16 वगैरह सब मैंने कर ही दिया है ना, ये मान के चलो आप ना। तो r का वैल्यू अब कितना जाएगा, 0 1 2 और 3 जाएगा, यही 4 वैल्यू जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। तो z माइनस ऑफ 2 आयोटा
बराबर कितना है, √2 हमारे पास यहाँ से है ई पावर ऑफ आयोटा। यहाँ से हमने लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यहाँ से तो कितना बन जाएगा π/16, यहाँ से आ गया हमारे पास में, और हमने π/4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो r π/2 बना है ना। चलो मैं एलसीएम में लेकर के सॉल्व करता हूँ ना। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो इतना आ जाएगा 8r+1 यहाँ से आ जाएगा, और 8r+1 इंटू पाई/, में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये आ गया, ये पॉइंट आया ना। अब r का वैल्यू 0 1 2 3 डाल देंगे तो चारों पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखो आपसे पूछना चाह रहा है z-z1। अब ये 4 पॉइंट्स आएंगे अपने आप में भैया, ये चारों पॉइंट्स क्या रहेंगे। एक पॉइंट आपने मान लो कि इसको 2 आयोटा को इधर भेज दिया, चलो मैं भेज ही देता हूँ, थोड़ा क्या ऐसे समझ लो ना। 2 आयोटा को मैंने इधर भेज दिया, और √2 हमने यहाँ से लिखा, ई पावर आयोटा हमने यहाँ से लिखा, और 8r+1 इंटू π/16 यहाँ लिखा। ठीक है ना। अब आप मेरी बात को समझें। अब देखो, जब आप पॉइंट लिखना स्टार्ट करोगे तो भाई r का वैल्यू 0 डालोगे। तो मैं ऐसे देखो समझा रहा हूं, आप समझ जाएंगे मेरी बात को भी। ये तो हटा दे है ना, ये क्यों बनाया हमने। मतलब एक पॉइंट आपका z1 आएगा, r का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो ना। एक पॉइंट आपका मान लो z2 आया, r का वैल्यू 1 डाला। एक पॉइंट मान लो z3 आया। अच्छा ये पॉइंट भी बड़े सिमेट्रिक आते हैं ना, ये पॉइंट z4 आया। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक बात है ना। अब क्या कराओगे आप कि अब इनका डायगोनल का ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे निकालेंगे ना, तो ये हमने ऐसे निकाला। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने। ठीक है। अच्छा अब एक और पॉइंट मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने जो डायग्राम बनाया ना, थोड़ा सा एसिमेट्रिक बनाया। तो आप पॉइंट को समझिए, ये सारे पॉइंट एक ऐसे √2 डिस्टेंस पर रहेंगे ना, इस बात को समझो ना। और सभी क्या सिमेट्रिक इंटरवल पर आएंगे, और सिमेट्रिक इंटरवल पे आएंगे तो ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का जब आप मिड पॉइंट निकालोगे ना, तो वो कितना आएगा, ये 2 आयोटा ही आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक, ऐसे कुछ रहा ना। तो मान लो ये z1 है, ये z2 है, ये z3 है, और ये z4 है। ठीक है, मतलब मैं ये कैसे कहूँ कि अगर आप यहाँ से समझे z-2 आयोटा, ऐसे आप इसका मॉड ले लें। सपोज करो थोड़ी देर के लिए आपने इसका मॉड लिया, यहाँ से समझिए क्यों आएगा, इस बात को समझो, क्योंकि सेंटर बनेगा ना ये। ऐसे समझिए, ऐसे समझो समझो समझो। z-2 आयोटा मॉड ले लिया, यहाँ तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पावर में 1/4 और है। ठीक है, और यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, जिसका सेंटर कितना आएगा, 2 आयोटा आएगा ना। ठीक है, तो सेंटर कितना आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको आई। अब देखो आपको पूछा क्या चाह रहा है कि भैया इसका मॉड ऑफ z-z1 है ना, इन प्लस मॉड ऑफ z-z2। तो z माइनस मतलब ये क्या हुआ है, z अपने आप में क्या बनेगा, 2 आयोटा बनेगा ना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम तो हमारे पास में डिस्टेंस आएगा, और ये मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब z यहाँ पर होगा, इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, अब सेंटर पर होगा तो भैया इसका मिनिमम है ना, यहाँ से ये पॉइंट z क्या आ गया, सेंटर पर आ गया। तो भैया ये सारी डिस्टेंस दिखा, तो ये भी r आया, ये भी r आया, ये भी r आया, और ये भी r आया। तो कितना आ जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 4r आएगा। ठीक है, अब r हमारे पास में क्या रेडियस है, और इस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस। तो ये आ जाएगा 2 पावर 1/8 आया। इसको मैंने 2 स्क्वायर लिखा, तो 2 स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/8 यहाँ से आ गया। क्या बात क्लियर हुई मेरे आपको। बिल्कुल है ना, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए ना। आई क्या बोला है, इस 2 पावर x है। ठीक है, तो 2 पावर x तो ये आ गया हमारे पास में, 8x मुझे निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर प्यारे बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या दे रखा है, 17। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे।
बड़ी दमदार और बहुत ही जानदार प्रॉब्लम थी और बहुत ही सोचना समझना पड़ता था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रखा हमने? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 17 बिल्कुल सही जवाब। नाउ अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है यार, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे कुछ गिवन है, मैक्सिमम ऑफ दिस, ओके, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यार सवाल पढ़ के ना दिमाग काम नहीं करता कई बार, है ना, ऐसा हो जाता है ना, कैसे निकालें और कैसे सॉल्व करें, ऐसे ख्यालात आने लगते हैं आप लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आते थे, है ना, जब मैं पहली बार कोई पढ़ता था। तो वैसे सभी के साथ होता है। तो बहुत ही अड्रप्ट मतलब इंटेलिजेंट वाला बालक होता है तो बात अलग होती है ना, सभी के साथ ऐसा हो रहा होता है। तो इसलिए बच्चों आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या है कि बातें हम सीखते बहुत हैं, और इसलिए सीखते हैं कि मान लो अगर इस जैसा प्रॉब्लम बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया तो भैया मैं तो सॉल्व कर दूंगा इस सवाल को। ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मुझे निकालना है और y कैसा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ओके, पहला काम तो मेरा क्या होना चाहिए? इसका मैक्सिमम वैल्यू लाओ। तो समझते हैं बात को, लाओ क्या होता है ना, तो कुछ लाना थोड़ी है ना। इसको मैंने पहले ऐसे लिखा बच्चों ना, 2 sin y, ठीक है। समझाता हूं मैं आपको सारी बातें, और इसको यही लिखते हैं ना, मैक्सिमम ऑफ 2 sin y को मैंने थोड़ी देर के लिए t माना, x माइनस ऑफ t यहां लिखा। अब मेरे पास t जो लिखा हुआ वो कैसा लिखा हुआ? -2 से लेकर के +2 तक लिखा हुआ, ठीक है। अब तो वो सवाल को समझना बड़े ध्यान से कि मैक्सिमम का अर्थ क्या है। अर्थ मतलब मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि भाई x में से मैं क्या कर रहा हूं? t सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। x में से t सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x भी वेरिएबल और t भी वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल है। x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है और t -2 से +2 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये आता है कि x में से मैं t सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो भैया अब देखो, जैसे आप बात को समझें कि जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझो, मैं अब आपको एक तरीका समझाता हूं। मान लो कि x माइनस का 2 लिखा मैंने, थोड़ी देर के लिए समझो। x मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 7 तक जा रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो भैया x1 आपने एक बार को रखा, है ना। अब 1 यहां पर रखा तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कराया तो वैल्यू कितनी आई? 1 आई। मान लो 2 रखा तब तो वैल्यू 0 आई, है ना, मॉड ले लिया आपने ना, उसका 3 रखा और 7 रखा, 7 रखने पे कितना आया? 5 आया। 5 आया तो भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 5 आ जाएगी ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब क्या है? मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो बात यहां फंस जाती है कि x कैसा है, x पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये नहीं पता, ठीक है। तो हमने दो केस लिए, केस 1 और दूसरा केस हमने लिया नेगेटिव। केस 2 लेते हैं कि x नेगेटिव है, और पहला केस हमने लिया जब x पॉजिटिव है, ठीक है। और ध्यान से मेरी बात को समझना, थोड़ी मेहनत लगती है इतनी सी बात समझने में ना। अब देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है ना, जीरो से लेके जा रहा है, जीरो से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ टी नंबर, जब टी अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, टी कैसा है हमारे पास? -2 से लेकर +2 तक जा रहे हैं आप, ठीक है। तो x माइनस टी आपको निकालना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? तो देखो x में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए। तो आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और माइनस साइन, ये x पॉजिटिव है, उधर अगर माइनस साइन है, t अगर माइनस है ना, t नेगेटिव जा सकता है, तो भाई इसका बड़े से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं,
टी का बड़े से बड़ा वैल्यू कितना आ जाएगा -2। मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। कितना आ जाएगा, x माइनस टी आया। बात समझ में आई? ठीक है, और यहां मोड लगा देते हैं, यही आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, ओके। ना ये तो कब आया डेफिनेशन, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सॉरी 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, x प्लस 2 लिखेंगे। ऐसे ये आ गया डेफिनेशन ना। अब मान लो कि जब x नेगेटिव है, ये खुद नेगेटिव है, अब नेगेटिव में से मुझे नेगेटिव ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, x नेगेटिव मान के चलो, मान लो थोड़ी देर के लिए -5 लेके चलो, और t -2 से +2 तक है। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो भैया मैक्सिमम चाहिए तो t का वैल्यू मैं कैसे ले लूंगा, पॉजिटिव ले लूंगा ना। तो भैया यहां से कितना आ जाएगा, इसका जब मैक्सिमम लिखेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा x -2 आया, और कब आया, जब x 0 से छोटा है, ये आंसर आया। ठीक, मतलब अगर मैं बात को समझूं, अगर आप मेरी बात को अगर समझें तो देखो बहुत ही आसान सी बात थी, पर इस आसान सी बात को समझने में बड़े ही पसीने छूट जाते हैं ना। मॉड ऑफ x प्लस 2, सॉल्यूशन कितना छोटा है बट समझना कितना बड़ा भारी पड़ जाता है ना। ये आया, ओके। यहां तक तो हमारे पास में बात है, ये fx है। अब पूछा fx का मिनिमम वैल्यू, तो भैया fx का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, भाई जब x का वैल्यू 0 से बड़ा ले लिया जाए तो ये कितना आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 से छोटा ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा, अगेन 2 ही आ रहा होगा ना। ठीक है, 2 आएगा, तो भाई fx का सॉरी, तो भाई यहां से देखा तो x का जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है ना, इसकी भी अगर बात करें तो भैया 0 जब रखेंगे तो -2 आ रहा होगा, है ना, 0 से थोड़ा, तो और 0 रख लिया तो -2 आएगा, तो थोड़ा सा ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी 2 लिखा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx कितना आ जाएगा, 2 आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, आंसर इज 2। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, और ये थोड़ी मेहनत वाली बात थी ना। कोई दिक्कत अगर आपको जाती है तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझ लेना, फिर से इस बात को, पता है ये प्रॉब्लम पे ऐसा 5 6 7 8 10 मिनट आप लगाइए, ठीक है, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा एक और बात, ऐसा ही एक सेम प्रॉब्लम मैं आगे की डीपीपी में और लूंगा, है ना, आगे आने वाली है आपको, तो आप इस वाले कंसेप्ट को सीख जाइए ना बहुत ध्यान से। चलो बच्चों, तो ना आगे मूव करें, तो आगे की तरफ मूव करते हैं। सेवंथ का आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, चेक करते हैं एक बार, सेवंथ का आंसर 2, सेवंथ का आंसर 2 है ना, बिल्कुल सही है ना। आगे के प्रॉब्लम चलते हैं, सेवंथ के बाद ना हम 8th प्रॉब्लम पर चलते हैं। 8th, ओके। 8th प्रॉब्लम देखो, ये बहुत ही बढ़िया और आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान, आई लाइक दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तो मैं क्लास में भी कर पाता हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा है। ए पेयर ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए, इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट को हमने ड्रॉ किया गया है टू द सर्कल हुज इक्वेशन दिस ना। ओके, एक सर्कल ऐसे बना लेते हैं, एक पॉइंट है, यहां से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट ए, और ये टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया पॉइंट बी। ठीक है, ऐसे कुछ आया, उसके बाद में क्या लिखा था, ऐसे ए बी आ गया ना कुछ ना, टच द सर्कल एंड बी एंड सी पॉइंट है ना। ए थर्ड टेंजेंट इंटरसेक्ट द सेगमेंट ए बी इन पी, ए बी को अच्छा थर्ड टेंजेंट ले लेते हैं ना। सॉरी उल्टा बना रहा हूँ डायग्राम, यहाँ पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ किया गया और ये हमारे पास बी और सी है, इन पी है ना, मतलब पी पे ऐसे ए थर्ड टेंजेंट इंटरसेक्ट द ए बी, ए बी को पी पॉइंट पे एक और टेंजेंट ये ले लिया, ए बी को पी पॉइंट पे टच कर रहा है और ए सी को आर पॉइंट पे से टच नहीं कट कर रहा है, मतलब ये सब जो आप टचेस इन आर एंड टचेस द सर्कल इन क्यू पॉइंट, अच्छा इसको क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, किधर का है, इफ पी इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए पी आर,
इस एपीआर ट्राइंगल का पी पेरीमीटर है। पेरीमीटर में थोड़ी देर के लिए स्मॉल एस ले लेता हूँ, सॉरी 2s ले लेते हैं ना, ये पी वगैरह ऐसे एक जैसा ही दिख रहा है ना। पी -50 मतलब पेरीमीटर -50 आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो अब देखो बात को समझिए बड़े ध्यान से ना, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये। पेरीमीटर निकालना है मुझे इस ट्राइंगल का, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स लिखना है। मान लेते हैं कि ये साइड लेंथ x है थोड़ी देर के लिए, तो ये साइड लेंथ भी x ही होगी ना। ठीक है, मान लो ये साइड लेंथ अगर y है तो ये साइड लेंथ भी कितनी आएगी, y आएगा। ठीक, अच्छा आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड लेंथ कितनी आनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड लेंथ भी कैसे जानी है, बराबर जानी है, सी तक जो जाएगी। मान लेते हैं कि अगर ये z है तो ये भी, मतलब अगर ये पूरी साइड लेंथ अगर z मान लेता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो साइड लेंथ आ रहा होगा, ये साइड लेंथ कितना आ रहा होगा, z-x आएगा। ये अगर आपने z बोल रखा है तो ये कितना आ जाएगा, z-y आ जाएगा। ऐसा आ गया। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर मैं यहां से निकालूं, पेरीमीटर अगर हम यहां से निकालें तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इस साइड का सम, इस साइड का सम और इस साइड का सम। तो यहाँ से -x + y + x y कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ z आ गया। z क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और ये कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ √s1 आता है। बस खत्म प्रॉब्लम। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ √s1। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ √s1, इस पॉइंट को अब स्लाइड में आप पुट कराएंगे, यहाँ पर है ना, कर्व को यहाँ पुट कराएंगे, बड़ा सा नंबर है तो मैं पुट नहीं कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पुट कराएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर, ये आपका आंसर है ना। उसके बाद प्रॉब्लम को फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक बच्चों ना, आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। देखो यहाँ तक मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अगर आप सारे सॉल्यूशंस देखते आ रहे हैं और मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, तो देखो प्रॉब्लम में अगर 8 प्रॉब्लम के अंदर देखा जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स आपको फटाफट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था। जैसे ये प्रॉब्लम बड़ा आसान था, ये जल्दी से अटेम्प्ट करना चाहिए था, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था। ये दिक्कत वाली प्रॉब्लम थी, है ना, ये भी दिक्कत वाली प्रॉब्लम थी बच्चों के हिसाब से। ये आसान था, 2 और एक 3 प्रॉब्लम, 3 तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, है ना। 3 प्रॉब्लम तो कंफर्म आपसे सॉल्व हो जाता, बाकी और प्रॉब्लम्स आप आसानी से और सॉल्व कर लेते हैं ना। मतलब कुछ 5 प्रॉब्लम्स में से कोई 1-2 प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते, 50% आप करने लग जाते हैं। आईआईटी में 50% करो तो सिलेक्शन में क्या रैंक आने लग जाती है आपकी ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये हमारे पास मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं एंड देन 10 सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, एक सेकंड ब्रेक लेते हैं फिर। हाँ भाई बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 9 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है ना, तो पहली बात तो क्या दे रखा है उसने, पी एक्स भी ए पॉलिनोमियल। तो जैसे आप इतनी लाइन पढ़ते हो ना, तो यही बात आपके बड़े काम की होती है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है सच दैट कि पी एक्स लिखा हमने प्लस पी ऑफ 2x लिखा, और वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इट मीन कि आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ये क्या होगा, पी एक्स अपने आप में क्वाड्रेटिक रहा होगा। ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। पहली बात तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि पी एक्स के वह क्या है कि क्वाड्रेटिक होगा। तो पी एक्स बराबर आपने क्या ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें क्या गिवन है, पी एक्स प्लस पी ऑफ 2x दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 18 दे रखा है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो p आ गया। पी 2x अगर लिखेंगे तो x को हमने 2x से रिप्लेस कर दिया, तो यहां तो बन जाएगा 4ax स्क्वायर प्लस साइन कितना आ जाएगा 2bx, यहां से आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा c, और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 18 यहां से आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या है, तो आइडेंटिटी x के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है। x के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो आएगा बराबर आएगा ना, या फिर सभी को एक साइड लेके तो सबको 0 0 कर दिया ना। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए लिखा, यहाँ से 4a लिखा, तो कितना आ जाएगा, ये तो 5a आ गया। दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आया। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ से b लिखेंगे, तो यहाँ से 2b कितना आ रहा है, 3b आया। चलो ये तो 0 आ गया। कांस्टेंट टर्म c यहाँ से आ रहा है, c यहाँ से आ रहा था, कितना आ गया, 2c आया। 2c इक्वल्स टू कितना आया, -18 आया।
तो सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ गया, और यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, 1 आ गया, और बी का वैल्यू कितना है, 0 आया। मतलब जो पी एक्स है बड़ा छोटा सा आ गया और फटाफट सीधा निकल गया। तो पी एक्स अगर मैं बात करूं तो पी एक्स के बारे में, तो कोफिशिएंट ऑफ ए तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये पी एक्स है। ठीक है, ओके। अब देखो ऑप्शन ए के बारे में बात करें। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर ई पावर एक्स दे रखा है, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर ई पावर एक्स है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, दोनों का डायग्राम बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 नीचे से कुछ ऐसे जाएगा, तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से कुछ लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे गया, यहाँ से ऐसे जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ तो एक सॉल्यूशन तो आ ही गया। अब है कि या तो ये ऐसे ऊपर जाएगा या फिर ये ऐसे नीचे जाएगा ना। अब देखो बात को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो भैया एक टाइम तो यहाँ कट करेगा, एक टाइम तो यहाँ पर इसने कट किया है ना। कट करने के बाद में अब देखो बात को समझते हैं, चलो ये समझाते हैं कहाँ कट करेगा। ये पता करना बड़ा आसान बात होती है, और हिट एंड ट्रायल लगाते हैं अपने लोग, है ना। हिट एंड ट्रायल कैसे, कि यहाँ इससे पहले वाली वैल्यूज को देखता हूँ, उसके बाद वाली वैल्यूज को देखता हूँ, फिर आगे की बात आपको बताऊंगा ना। आपने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक्स का स्क्वायर का वैल्यू 9 यहाँ पर ले लेते, 3 यहाँ पर 3 पे पुट करा है ना, तो 3 तक तो नेगेटिव ही जाएगा, ये वाला पॉइंट तो 3 है, 3 पे कैसा आ रहा है, ये 0 हो गया ना, एक्स वाई बराबर 0, 3 आ गया ना, तो 2 पुट किया है ना, 2 पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, 2 पे वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ ग्राफ ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा। 3 के बाद के कोई पॉइंट देखते हैं ना, 3 के बाद वाले पॉइंट चाहिए हमें ना, 3 के बाद और 3 से जस्ट पहले वाला ना, 3 के बाद कोई पॉइंट जाता हूँ, मतलब हमने इसे एट रैंडम ले लिया, एक्स बराबर 5 लिया सपोज, चलो 4 से लेके चलते हैं। 4 पे यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 16 माइनस का 9 करेंगे तो यहाँ 7 आया। अच्छा यहाँ पर 4 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो ई पावर 4 आया, ई पावर 4 कैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना, तो 4 पे जो वैल्यू आएगी तो मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ रहेगा यहाँ तक। ठीक बात है। एक्स पावर 5 हमने यहाँ लिखा, तो 25 यहाँ लिखा, 25 में से 9 जब जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचा। और यहाँ से हमने क्या लिखा, ई पावर 5 लिखा, ई पावर 5 तो हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा ही नंबर रहेगा ना इससे, है ना। अच्छा एक्स बराबर थोड़ी देर के लिए हम 6 ले लेते हैं, 6 पर ये कितना बनेगा, 36 बनेगा। ठीक है, और यहाँ ई पावर 6 बना। अब ये तो अपना 2 पावर समथिंग कुछ ऐसे रहेगा ना। एक्स पावर 7, एक बार 7 लेता हूँ, 7 लेने पे यहाँ पे कितना बनेगा, ये 7 स्क्वायर, 49 माइनस 40 है ना, ये कुछ ऐसे बना, और ये ई पावर 7, मतलब ये तो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा आ रहा है कि यह कभी कट ही नहीं करेगा, कट ही नहीं करेगा, तो ये तो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, हमेशा बढ़ता हुआ ही जा रहा है, ऐसे कुछ रहेगा। और ये हमेशा जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो एक बार डिफरेंस बहुत ज़्यादा आने लगेगा ना। मतलब कुछ ऐसे समझो कि, ऐसे समझो इन्फिनिटी पे ये ऐसे जा रहा होगा, और ये जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा ना। ओके, कहीं कुछ 4 7 पे ना, 3 पे 0 आ रहा था, 3 पे चलो पॉजिटिव आ रहा है, 4 पे एक बार फिर से चेक करता हूँ, 7 हमने यहाँ लिखा, ई पावर 4 2.16 पॉइंट समथिंग है, मतलब हमेशा यही रहेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। मतलब क्या आ रहा है, एक ही जगह कट करेगा, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका एक आएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस है ना 1, सही है। नंबर ऑफ सोल्यूशन पी एक्स ये नहीं आएगा। ठीक है ना, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 बन गया। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/8, ये तो 1/4 आ गया, 10 इनवर्स ऑफ एक्स वाई 4 यहाँ से आ जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट जब लगाएंगे 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट कराएंगे तो ये पाई/2 बनेगा, और 0 पुट कराएंगे तो 0 बनेगा, और पार कितना 1/4 है, कितना आ जाएगा, पाई/8 आएगा आंसर, है ना। ठीक है, तो ये नहीं आ रहा अपना, हाँ ओके। हाँ पाई/8 याद रखा, तो ये आ जाएगा ना, क्या आएगा, नाइन्थ का आंसर ए और डी आंसर आएगा ना, नाइन्थ का ए और डी। नाइन्थ का क्या आंसर दिया है, नाइन्थ का आंसर है ए और डी, बिल्कुल सही है ना। आई होप बच्चों हो ना, क्वेश्चन नंबर 9 आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को बड़े ध्यान से समझिए ना। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर समझा जाए, क्या दे रखा है, एक फंक्शन है जो -3 से +3 है, आर से लेके इसमें ऐसे डिफाइंड है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब 2 बार डिफरेंशिएबल है ना। एफ डैश जीरो का वैल्यू, एफ ऑफ 1 का वैल्यू और 3 का वैल्यू, मतलब 1 पे वैल्यू 3 पे वैल्यू 2 आ रही है और 0 पे जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मुझे द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट होना चाहिए। बाई इक्वल टू एफ एक्स इज ए मोनोटोनिक फॉर सम सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। मोनोटोनिक होगा कि नहीं होगा ना। मान लो अगर एक कांस्टेंट होता, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होता, तो भाई एफ डैश जीरो का वैल्यू कभी भी 2 नहीं आता। ठीक है, मतलब पहली बात तो ये क्या है कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक ही अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो एफ एक्स इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। अगर एफ एक्स कांस्टेंट नहीं है तो मतलब इस तरह का डायग्राम रहा होगा, कुछ भी डायग्राम रहा, किसी भी एक क्या है, द एफ एक्स इज मोनोटोनिक फॉर सम सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, मतलब इतने सेट के लिए क्या है, मोनोटोनिक है, इंक्रीज कर रहा है, इतने के लिए डिक्रीज कर रहा है ना, ऐसे बताया जा सकता है। सही बात है, तो पहला वाला तो सही है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें कि देर मस्ट बी एटलीस्ट वन सी, -3 से लेके 0, मतलब अगर मैं एफ एक्स के बारे में बात किया जाए तो ऐसे मान लेते हैं, चलो ये 0 है, 1 पे वैल्यू और 3 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 पे वैल्यू भी 2 है और 3 पे वैल्यू भी 2 है ना, ये 2 दे रखा है, ये 1,2 आ गया और ये 3,2 आ गया। ठीक है, स्लोप और 0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2 दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ना, ये कर्व कुछ ऐसे गया होगा, मान लो कुछ ऐसे गया। ठीक है, तो मान लो कुछ ऐसे रहा 1 पे है ना, मान लो ग्राफ क्या है, फिर से ऊपर जाना रहेगा तो फिर यहाँ 3 पे पास कर रहा होगा, अब ऊपर गया होगा सीधा या फिर कुछ नीचे चला गया, कैसे भी चला गया होगा ना। ठीक है, नीचे की बात करें तो -3 की बात करें, अच्छा ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम क्या है 3 तक जा रहा है ना, फिर वो नीचे ही जाना पड़ेगा ग्राफ को। -3 की अगर बात करें, -3 पर अगर समझे तो ग्राफ भैया -3 से तो नीचे ही रहेगा क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है, 3 और -3 के ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ना। ऐसे कुछ डायग्राम का कुछ ऐसे, या तो ऐसे चला गया होगा या कैसे भी गया होगा, एक्स वाई जेड है ना। ठीक है, -3 से अगर 0 के बीच की बात की जाए तो अब देखो -3 से लेकर 0 के बीच में कम से कम कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश एक्स इतना है, तो हमने एलएमबीटी लगाया, तो देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, जहां पर एफ डैश सी का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, एफ ऑफ 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ -3 अपॉन में कितना आ जाएगा, -3 -0। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ तक की बात समझे, एफ ऑफ 0 का मैक्सिमम वैल्यू, और ये कैसा लाई कर रहा है, -3 से लेकर के +3 के बीच में लाई कर रहा है, ये कहाँ लाई कर रहा है, -3 से लेकर के +3 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, -3 है ना, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ नीचे माइनस है, तो मतलब ओवरऑल का मिनिमम ले लेता हूँ, तो इसका मिनिमम लेंगे तो यहाँ -3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे जब -3 सेपरेट करा तो यहाँ भी मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ 3 ले लेता हूँ और यहाँ -3 ले लेता हूँ। ऊपर तो क्या बनेगा, -6 बनेगा, नीचे -3 बना, तो कितना आ गया, ये तो 2 आ गया, 2 आया, और ये हमने क्या लिखा रहा है, एफ डैश सी का हमने मैक्सिमम लिखना की कोशिश कर रहे हैं ना, एफ डैश सी का मैक्सिमम यही आएगा, तो मतलब एफ डैश सी कैसा आ रहा होगा, 2 के इक्वल आएगा, 2 से छोटा आएगा ना, ये बात सही है, दूसरा बात भी सही निकला है ना, ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों को ना। ठीक है, अब वो तीसरा कहना चाह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स के बारे में बात करना चाह रहा है, एफ डबल डैश एक्स, मतलब मुझे पहले एफ डबल डैश एक्स के बारे में अगर बात करनी है -3 से लेके 0, -3 से लेके 3 में, आप मेरी बात को समझें, एफ डबल डैश एक्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो मुझे एक बात तो समझ में आया कि -3 से लेके 0 तक अगर मैं जाऊं तो -3 से लेकर के 0 तक अगर मैं जाऊं, देयर एग्जिस्ट सम x1, देयर एग्जिस्ट सम x1 सच दैट कि एफ डैश ऑफ C1 कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, ये तो अपना ऊपर अभी प्रूफ किया हमने। ठीक बात है,
अगर मान लें कि मैंने क्या किया x बिलोंग्स, अगर मैं 0 से लेके 3 में गया तो देयर एग्जिस्ट सम x2, ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एफ डैश ऑफ x1 ले लेते हैं ना, c1, या फिर देयर एग्जिस्ट सम c1 लेते हैं हम, चलो c1 c2, एफ डैश ऑफ c2 जो आएगा, यहाँ c1 है, एफ डैश ऑफ c2 कैसा रहेगा, एफ ऑफ 3 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, सॉरी एफ ऑफ 3 माइनस 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, तो अब इसका मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो भैया ये कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और ये -3 आना चाहिए, तो कितना है, लेस देन इक्वल टू 2 आया। ठीक है ना, इतनी बात मुझे समझ में आई। ओके सॉरी, एक और काम करते हैं ना, 1 और 3 के बीच में उसमें 2 बोल रहा है ना, हाँ चलो 3 से लेके इतना आ जाएगा -3, 1 और 2 के बीच में तो खैर 0 ही आ जाएगा ना, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, 0 आएगा ना, 1 और 2 के बीच में ऐसा रहेगा। ठीक है ना, हमसे पूछना चाह रहा है -3 और +3 के बीच में। अब देखो अब मैं C1 C2 से 2 पॉइंट लेता हूँ, एक इंटरवल C1 लिया और एक इंटरवल C2 लिया। अब C1 C2 के बीच में अगर बात की जाए है ना, तो यहाँ पर मैं LMET लगाता हूँ, यहाँ हमने LMET लगाया, इन दोनों के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर f डैश c का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, f ऑफ c2 माइनस ऑफ f ऑफ c1 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये c2 माइनस c1 आ जाएगा। ठीक है, c1 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, c2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो सॉरी f डैश यहाँ लिखा और f डैश यहाँ लिखा, इसके बीच में लगा रहे हैं ना, तो ये f डबल डैश लिखा। ठीक है ना अब देखो f डैश ऑफ c2 हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये भी कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, और ये 0 भी जा सकता है ना, c1 का जो बात कर रहे हैं ये 2 तक गया और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इसकी बात की जाए तो ये 0 से लेकर के 2 तक आ जाएगा ना। जीरो पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है, ठीक है, तो हाँ 0 से लेकर 2 तक गया है ना, सही बात है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो मैं क्या ले लूं, सॉरी 2 ले लेते हैं। एफ डैश सी का मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए, मिनिमम चाहिए, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मिनिमम चाहिए, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कम से कम सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 0 सब्ट्रैक्ट किया। अब C2 माइनस C1 का जो इंटरवल है ये अपने पास में कैसा होना चाहिए, नंबर कम होना चाहिए ना। अच्छा उसको तो ऐसे समझिए ना, एक बार मैं इसके रफ करता हूँ और फिर आप मेरी बात समझना। यहाँ से इससे हटाते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक थी अपने ना, समझो ना पॉइंट को। हमने एक C1 C2 के बीच में LMBT लगाया इस इंटरवल में ना, डायग्राम देखना जरूरी है आप लोगों को, यहाँ तक है ना, कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट -3 से लेकर 0 के बीच में एक इंटरवल में आपने एक पॉइंट C1 ले लिया है ना, ये एग्जिस्ट कर दिया। C1 C2 के बीच में आप जब LMBT लगाएंगे तो C1 C2 के बीच में LMBT लगाएंगे तो ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, f डैश के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास में क्या रहेगा कि हाँ f डबल डैश ऑफ c, ऐसे कुछ लिखा, यह आ जाएगा f ऑफ c2 माइनस ऑफ f ऑफ c1 अपॉन में कितना है, c2 माइनस c1 आया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अब देखो ये हमने डिसाइड कर लिया था कि f डैश ऑफ c2 की अगर बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले हैं c2 पर है ना,
तो भाई ये कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, यहाँ 0 आ सकता है, मैक्सिमम 2 तक जा सकता है ना, ये हमने डिसाइड कर लिया था। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू करके पूछा हुआ है, तो मतलब मिनिमम वैल्यूज पूछी हुई है ना, इसका मुझे मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए था, तो इसका वैल्यू हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये कम से कम लिख दें अपना 0। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो बात को समझें, और मिनिमम हमें चाहिए तो इसको मैं मैक्सिमम कर दूं, ये मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कर दिया आपने, बात ठीक है। अब बात करते हैं हम C1 माइनस C2 पे कंडीशंस की, इसको बड़े ध्यान से समझना ना। अब देखो पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि जो C1 है, C1 एक्चुअली कहाँ लाई कर रहा है, इन दिस इंटरवल -3 से लेकर 0 के बीच में लाई कर रहा है, -3 से लेकर 0 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, C2 की अगर बात करें तो हमने देखो मिनिमम जो चाहिए तो कब आएगा, जब 0 होगा ये, है ना। और C2 कहाँ लाई करेगा भाई, इसको अगर स्लोप अगर टेंजेंट 0 होना है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होना है, तो C2 कहाँ लाई करेगा, 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C2 कितना आएगा, 1 और 3 के बीच में आएगा। हमें क्या चाहिए, C2 माइनस C1 का रेंज चाहिए, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -C1, ये कितना आ जाएगा, 0 और 3 के बीच में आ जाएगा। दोनों को हमने जोड़ा, C2 माइनस C1, 6 तो यहां से आ गया और यहाँ ग्रेटर देन 1 आया, ये आ जाएगा, है ना। अब बात समझो कि यहां तो हमारे पास में कितना है, 2 आ जाएगा। मिनिमम चाहिए तो भाई इस वाले नंबर को मैं सबसे कम से कम रख दूं, ठीक। तो यहां तो आ जाएगा हमारे पास -2 आ गया, ठीक है, इसका वैल्यू है ना। अब देखो इसको मुझे सबसे कम से कम रखना पड़ेगा, -2। मान लो थोड़ी देर के लिए आपने 1 रखा तो इसकी वैल्यू -2 आई, ठीक है। और आपने मान लो 6 रखा तो वैल्यू कितनी आई, -1/3 आई। तो एक -2 आया और एक -1/3 आया। इन दोनों में से कम कौन सा है, -2 कम है ना, यहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश ऑफ सी की अगर बात करें तो भैया ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, -2 आएगा, ये वाला पॉइंट आया। क्या आप मेरी बात से सहमत हुए क्या बच्चों, नहीं हुए फिर से पढ़ो, फिर से समझो इस बात को, आप सहमत हो जाओगे। ओके बच्चों ना, एफ डबल डैश C2 कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा। कौन सा रहेगा हमारे पास में, ये ना होकर के ये ऑप्शन आएगा। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ए बी डी ये तीनों ही सही आंसर आ रहे हैं। 10th का आंसर क्या आएगा, ए बी डी आएगा। चेक करते हैं और इसको रिव्यू करते हैं फटाफट से ना। 10th का आंसर ए बी डी है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, डीपीपी नंबर 43 हमने सॉल्व कर लिया ना, उसको रिव्यू करते हैं फटाफट से ना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान था और 10th बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। 10th को ऐसी प्रॉब्लम हम कई बार कर चुके हैं, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना। ओके ये प्रॉब्लम आसान था, ये प्रॉब्लम बढ़िया था, ये प्रॉब्लम भी बढ़िया था ना। ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था, ये सॉल्वेबल था। ये बहुत ही लाजवाब प्रॉब्लम था, ये भी लाजवाब और ये भी लाजवाब। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम तीनों बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी। ठीक है बच्चों, आई होप आपने डीपीपी नंबर 43 को भी अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया होगा और उसको समझ गए होंगे।